नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पर मैं टॉपिक भी बताऊंगा स्पेसिफिक रूप से जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो मेंशन किए गए हैं। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें जनरल अवेयरनेस जो है 20 नंबर की आने वाली है और ये स्पेसिफिक रूप से जो है टॉपिक वहाँ पर बताए गए। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बुक्स हो गया, जो इन्वेंशंस, कंट्रीज, कैपिटल, जो करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट डेज, एब्रीवेशंस, ये सारे यहाँ पर बताए गए हैं। बस हम हिमाचल जीके को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हिमाचल जीके हमारी डिस्कस होती रहती है मिशन अलाइड में, तो हिमाचल जीके डिस्कस नहीं होगी। बाकी सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ बीमस्टेक। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा बीमस्टेक का मेंबर नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। बीमस्टेक का मेंबर इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो नहीं है। जब नहीं आपसे पूछा गया है तो उस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। मालदीव जो है वो बीमस्टेक का मेंबर नहीं है। अगर हम बीमस्टेक की बात करते हैं तो बीमस्टेक का पहले पूरा नाम देखिए। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम है। अब ये जो है वो एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई जिसके तहत इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अभी हम इसका हेडक्वार्टर अगर देखें कहाँ पर है, क्योंकि हेडक्वार्टर बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन बनता है। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में जो है वो स्थित है। इसके मेंबर्स में अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये इसके मेंबर जो हैं वो आते हैं। अगर इसको आप करंट अफेयर के साथ भी जोड़ेंगे तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बैंकॉक यानी कि थाईलैंड, जो बैंकॉक है, थाईलैंड को जो है वो विजिट किया गया था। बैंकॉक में इसकी 3 से लेकर 4 अप्रैल 2025 के बीच में जो था वो एक इसकी जो था वो मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी, जिसको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटेंड किया गया था। तो करंट अफेयर में क्वेश्चन ये बन सकता है कि बीमस्टेक की जो 6 नंबर की मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई। तो वो बैंकॉक थाईलैंड में जो था वो हुई। इंडिया की ओर से वहाँ पर कौन गया था, तो इंडिया की ओर से वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो था वो गए थे। तो ये बीमस्टेक के बारे में ध्यान रखना है। इसकी जो 6 नंबर की समिट जो होती है वो 3 से 4 अप्रैल 2025 के बीच में जो है वो होती है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बता देता हूँ। उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है वो बता देता हूँ, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा। बीमस्टेक के बारे में तो आपने जान ही लिया। वैसे ही WTO एक आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसका जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1995 में की गई थी। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। WHO की अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में जो था वो की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही जो है वो स्थित है। हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी आता है जिसको FAO जो है वो बोलते हैं। ये जो FAO है इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम में जो है वो स्थित है। रोम आपने ध्यान रखना है। हमारे पास ऐसे ही जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो आता है जिसको ILO जो है वो बोलते हैं। ये जो ILO है इसकी स्थापना 1919 में जो था वो की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में ही जो है वो आता है। हमारे पास वैसे ही एक तो हमने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। हमारे पास एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी आता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में स्टार्ट किया गया था और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है वो रोम में जो है वो आता है। इनके बारे में इतना ध्यान रखें। यहाँ से ही मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि सार्क की हमेशा हम बात करते रहते हैं। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है और 1985 में सार्क की स्थापना जो था वो की गई थी। हमारे पास वैसे ही जो है वो एक ओपेक भी आता है। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में जो है वो आता है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और 1960 में ओपेक की जो था वो स्थापना की गई थी। हमारे पास जो है वो एक नाटो भी आता है। नाटो का अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है और इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका पहले वो जानिए, वो है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में और नाटो की स्थापना 1949 में जो था वो की गई थी। ये बहुत कुछ हमने यहाँ से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर नॉट करेक्टली मैच। कुछ किताबें दी गई हैं, उनके ऑथर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। बोलते हैं कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउदर्न इंडिया, ये किताब जो है वो एजर थर्स्टन के द्वारा लिखी गई है। आगे बोलते हैं
वाई भारत मैटर्स, ये एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। उससे आगे है डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, किरण बेदी के द्वारा किताब लिखी गई है। और उससे आगे है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करते हैं बुक्स और उनके ऑथर्स की, तो कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया, ये जो है वो एजर थर्स्टन के द्वारा ही लिखी गई है। ये सही है, इंपॉर्टेंट किताब है और ये ठीक है। और बोलते हैं वाई भारत मैटर, ये जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके द्वारा ही लिखी गई है। ये भी सही है। डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। ये भी सही बात है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट किताबों की बात करते हैं। आई डू व्हाट आई डू, ये रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है, आरबीआई के गवर्नर ये रह चुके हैं। और यहाँ पर एक किताब है विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन, ये कपिल सिब्बल के द्वारा लिखी गई है, एक लॉयर है। आई डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। किरण बेदी जो था वो पहली महिला थी जो अपॉइंट हुई थी यूनाइटेड नेशन सिविलियन पुलिस ऑफिसर के रूप में, ये भी ध्यान रखना है। और आई बेटर अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, ये किताब NR नारायणन मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। प्लेइंग इट विद माई बे, ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही थी, तो ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी बायोग्राफी का नाम है मोदी इनक्रेडिबल एमरजेंस ऑफ अ स्टार, ये तरुण विजय के द्वारा जो है वो लिखी गई है। इसी के साथ ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक किताब लिखी है एग्जाम वॉरियर कर एग्जाम वॉरियर कर ये किताब 2018 में पब्लिश जो था वो हुई थी। और एक किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और कश्मीर द कास्ट फॉर फ्रीडम, ये है। और एक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये अरुणाधत्ती रॉय के द्वारा किताबें तीनों की तीनों जो हैं वो लिखी गई हैं। तो अरुणाधत्ती रॉय का नाम भी इंपॉर्टेंट रहता है, इनके नाम पर भी किताबें पूछी जाती हैं। तो 2-3 किताबें इनकी भी हमने जान ली। ठीक है, वाइड एंगल से मैं टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं या हिमाचल के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि 20 नंबर का ऐसा ही सेक्शन कवर हो जो आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन एक वीडियो से कवर करने की कोशिश करे और हर एक टॉपिक को भी जो है वो टच करे। देखो यहाँ पर आपका सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 1K लाइक्स का, यानी कि 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर इतने टारगेट पूरे हो गए तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये तो पहला ही पार्ट है, इस तरह के और भी पार्ट्स आगे लाए जाएंगे, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके जितने पार्ट पॉसिबल हो सकेंगे पेपर से पहले आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे एग्जाम्स में तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी इनसे। तो अब अपना यहाँ पर बता देना कि आपको क्या लगता है कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो एक टॉपिक हमेशा रहता है नेशनल इंटरनेशनल जीके में भी कि इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, कौन सी डिस्कवरी किसके द्वारा जो था वो की गई थी। बोलते हैं द पोलियो वैक्सीन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय जे सॉल्क, तो बोलते हैं कि पोलियो वैक्सीन जो था वो जे सॉल्क, इनको जॉन सॉल्क भी बोलते हैं, इनके द्वारा जो था वो की गई थी, जॉन सॉल्क के द्वारा। आगे बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, इनका नाम दिया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको ऐसे भी लिख देते हैं, इनको ऐसे भी कर लिख देते हैं। और बोलते हैं पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इलेक्ट्रॉनो वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो नाम तो आपने सारे ही सुने होंगे, अब आपको बताना है इनमें से करेक्टली मैच नहीं कौन सा किया गया है। पोलियो अगर हम बात करते हैं वायरस है और पोलियो की डिस्कवरी जॉन सॉक के द्वारा ही की गई थी, ये सही बात है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज जॉन मेंडल ही है, ये भी सही बात है। पेंसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही की गई थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा नहीं की गई थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो था वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनको बोलते हैं। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो था वो जेम्स चैडविक के द्वारा जो था वो की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ध्यान रखनी है। बाकी जो हमने ऑप्शंस में पढ़ा वो भी पता चल गया। यहाँ पर ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स बता देता हूँ आपको जिनकी डिस्कवरी किसके द्वारा जो था वो की गई थी। जैसे कि पोलियो की तो हमने बात कर ही ली, जॉन सॉक के द्वारा की गई थी। और एक जो है वो ऐसे ही कोलेरिया की आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो वैक्सीन है वो उसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, तो लुइस पैस्चर के द्वारा इसकी डिस्कवरी जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है, लुइस पैस्चर ने इसकी डिस्कवरी की थी। वैसे ही रेबीज़ की जो वैक्सीन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रेबीज़ की वैक्सीन जो है उसकी डिस्कवरी जो था चार्ल्स निकोली के द्वारा जो था वो की गई थी। चार्ल्स निकोली का नाम ध्यान रखना है। और वैसे ही आपने ध्यान रखना है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो आती है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन आती है उसकी डिस्कवरी एडवर्ड जीनर के द्वारा जो था वो की गई थी।
एडवर्ड जीनर का नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। इनके द्वारा जो था वो इसकी डिस्कवरी जो था वो की गई थी। ये हमने 2-3 इंपॉर्टेंट जो था वो वैक्सीनेशंस भी जान ली यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंड कैपिटल नॉट करेक्टली मैच। तो कुछ एक कंट्रीज दी गई हैं, उनकी कैपिटल दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है मॉरिशस। क्या मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है? नीदरलैंड दिया गया है कि नीदरलैंड की कैपिटल जो है कैनबेरा में है। और उसके बाद जो है वो ग्रीस दिया गया है, ग्रीस की कैपिटल क्या एथेंस में है। और क्या उसके बाद आयरलैंड दिया गया है, आयरलैंड की कैपिटल क्या डुबलिन में है। मॉरिशस की कैपिटल की बात करते हैं तो ये जो है वो पोर्ट लुइस में ही है। आयरलैंड की बात करते हैं तो ये डुबलिन में ही है। और ग्रीस की कैपिटल की बात करते हैं तो एथेंस ही इसकी कैपिटल है, ये भी सही है। नीदरलैंड की कैपिटल कैनबेरा नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच यहाँ पर ये नहीं किया गया है करेक्टली मैच। मॉरिशस की पोर्ट लुइस है। नीदरलैंड की जो है एम्स्टरडैम है कैपिटल इसकी, एम्स्टरडैम आपने ध्यान रखना है। और कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ये भी ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी आपने जो है वो ध्यान रखनी है। ग्रीस की एथेंस में है और आयरलैंड की डुबलिन में है। अच्छा, अब आप भी जो है वो अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और कैपिटल तो पड़ी ही होंगी। अभी आप कमेंट करके जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और कैपिटल आपको याद नहीं रहती उनकी बता दीजिए, चाहे देखकर ही बताइए, फिर याद भी रहेंगी और रिवीजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए, टीजीटी, जेबीटी या फिर सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के लिए, तो आप अपने तैयारी को जो है वो एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। उसके लिए आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके और कॉम्प्रिहेंसिव वे से आप तैयारी कर सकें, अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे सकें, अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सकें। स्लॉट 1 हमारे पास ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्लॉट 2 बचा है, उसमें जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तैयारी कर रहे हैं और स्टडी को एक प्रॉपर शेप भी देनी है, अपनी कमियों को एनालाइज भी करना है, तो ये सही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की, और सही टाइम भी है अभी ज्वाइन करने का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अभी ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि पेपर से पहले आप अच्छे से 3, 4, 5 बार जो है वो अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है, तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है, कौन सा सही ढंग से मेल किया गया है। ये करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, इसमें भी ध्यान रखना होता है। कई बार ज़्यादा दिए गए होते हैं नॉट करेक्टली वाले, और करेक्टली वाले में भी सोचकर चलते हैं कि ये भी नॉट वाला है। तो यहाँ पर करेक्टली मैच जब पूछा गया है ना, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे क्या 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे क्या 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे क्या 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और एक और इम्पॉर्टेंट डे है यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे, क्या ये 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये करेक्टली मैच किया गया है। बाकी कोई भी करेक्टली मैच नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है करेक्टली मैच वो देखिए। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है, ना कि 27 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ना कि 5 दिसंबर को। और वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 22 अप्रैल को। तो ये आपने इंपॉर्टेंट डेज के बारे में ध्यान रखना है। अगर मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज करवाऊँ तो जनवरी महीने में जो है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और टूरिज्म डे की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। और नेशनल लेवल पर जो हम राष्ट्रीय टूरिज्म डे मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे, वो 25 जनवरी को हम मनाते हैं। वैसे ही हम वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाते हैं, और नेशनल साइंस डे हम 28 फरवरी को जो है वो मनाते हैं। वर्ल्ड टीबी डे जो है वो हम 24 मार्च को मनाते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो हम 7 अप्रैल को जो है वो मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के बाद हम 22 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड अर्थ डे भी जो है वो मनाते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे तो हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल से 22 मार्च को भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया जाता है। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है इंटरनेशनल योगा डे आता है जून महीने की 21 तारीख को, और नेशनल डॉक्टर्स डे आता है, जो डॉक्टर्स का डे होता है वो 1 जुलाई को मनाते हैं। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो हम 11 जुलाई को जो है वो मनाते हैं। हिरोशिमा डे जो है वो 6 अगस्त को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो यूथ डे मनाते हैं वो 12 अगस्त को जो है वो मनाते हैं।
टीचर डे जो हम इंडिया में मनाते हैं वो 5 सितंबर को मनाते हैं, और वर्ल्ड लेवल पर जो टीचर डे मनाते हैं वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और वैसे ही UN डे, यूनाइटेड नेशन का डे भी मनाया जाता है, वो 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं। और वैसे वर्ल्ड एड्स डे जो है वो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। इंडियन नेवी का डे जो है वो हम 4 दिसंबर को मनाते हैं, और ह्यूमन राइट डे जो है वो हम 10 दिसंबर को जो है वो मनाते हैं। अभी आप मुझे कमेंट करके एक बात का आंसर बताइए कि आर्मी डे हम कब मनाते हैं। आर्मी डे हम कब मनाते हैं, जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फुल फॉर्म ऑफ BCG। तो BCG का पूरा नाम पूछा गया है। अब देखो एग्जाम में ना क्या होता है, एग्जाम में एब्रीवेशंस भी पूछी जाती हैं। BCG का पूरा नाम जो है वो क्या है, BCG का पूरा नाम है बैक्टीरियस कैलेमेटे-ग्यूरिन। ये ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा, बैक्टीरियस कैलेमेटे और ग्यूरिन। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप देख लेना। वैसे मैं उन चीज़ों की बात करता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और एब्रीवेशन पॉइंट ऑफ से भी इम्पोर्टेंट है, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम नाटो पढ़ते हैं, नाटो का मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ये हाईकोर्ट के एग्जाम में बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ओपेक की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसकी जो स्थापना थी वो 1960 में की गई थी, और वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। वैसे ही हमारे पास WWF भी जो है वो आता है। वो WWF का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड में स्थित है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और 1961 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। हम सार्क पढ़ चुके हैं, बिम्स्टेक पढ़ चुके हैं, उनका आपको याद रह जाएगा। एक आसियान भी आता है, आसियान का भी ध्यान रखें। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में आता है, इंडोनेशिया में है जकार्ता, और 1967 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। एक एपेक भी आता है, APEC कर। एपेक का पूरा नाम है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। स्थापना इसकी जो था वो 1989 में जो था वो की गई थी। इतना था, यहाँ से हमने रिवाइज कर लिया। एब्रीवेशंस भी हो गई और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ से हो गई। ठीक है, तो ये दो हमने जो है वो 2 क्वेश्चन एक जगह से जो था वो सॉल्व कर लिए। यहाँ पर BCG के बारे में दिया गया है कि जो बैक्यूलस कैलेमेटे-ग्यूरिन है ये एक वैक्सीन है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि BCG जो है वो कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है। BCG जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर TB के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में लाई जाती है, वो भी क्वेश्चन बनता है। या फिर TB कौन सी चीज़ जो होता है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, क्या है, तो TB एक बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो अटैक जब करता है तो वो लंग्स को अफेक्ट करता है। ये भी क्वेश्चन बनता है MCQ में कि ट्यूबरक्लोसिस किसको जो है वो अटैक करता है बॉडी में। आगे देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं अमांडो कोलाको हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द लाइफ टाइम कैटेगरी ऑफ 2024 द्रोणाचार्य अवार्ड इज अ कोच ऑफ विच स्पोर्ट्स। तो बोलते हैं 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए आजीवन श्रेणी में अमांडो कोलाको को किस खेल के लिए जो है वो चुना गया है। अब अमांडो कोलाको को दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड, वो भी लाइफ टाइम कैटेगरी में इनको जो था वो दिया गया, लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया। ये जो है वो फुटबॉल के कोच हैं, फुटबॉल के ये कोच हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड का एक और बात ध्यान पता चल गई आपको कि ये जो है वो कोचेस को जो है वो दिया जाता है। अब हम यहाँ से ध्यान रखेंगे कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो 2025 में दिए 2025 में गए, माने ये 2024 के गए। ठीक है, यहाँ जनवरी या फरवरी महीने में ये दिए गए थे द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। रेगुलर कैटेगरी में ये देखो सुभाष राणा को दिया गया, पैरा शूटिंग के ये कोच हैं। दीपाली देशपांडे को दिया गया, शूटिंग की कोच हैं। संदीप संगवान को दिया गया, हॉकी के कोच हैं। ठीक है, ये दिया गया रेगुलर कैटेगरी में। लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने लोगों को दिया गया, लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोगों को दिया गया। ये भी पूछ सकते हैं कि रेगुलर कैटेगरी में कितने को दिया गया था, तो 3 को दिया गया था। लाइफ टाइम कैटेगरी में कितनों को दिया गया था, 2 को दिया गया था। लाइफ टाइम कैटेगरी में S मुरलीधरन को दिया गया था, बैडमिंटन के कोच हैं, और अरमांडो कोलाको ये फुटबॉल के कोच हैं जिनको दिया गया। ये तो हो गया द्रोणाचार्य के बारे में जो कि कोचेस को दिया जाता है। खेल में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जो मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न अवार्ड अभी दिए गए, एक तो गुकेश डी को दिया गया, चेस के प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, ये हॉकी के प्लेयर हैं, और प्रवीण कुमार को दिया गया, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं, और मनु भाकर को दिया गया, शूटिंग से संबंधित हैं। तो कितने लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया? तो ये टोटल 4 लोगों को दिया गया, और 4 के 4 लोगों के नाम भी आपने जान लिए। साथ में जो हाईएस्ट खेल रत्न अवार्ड कोई होता है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। आप देखते हैं कि कई बार कुल्लू की नाटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया जाता है, कई बार किसी टाइपिंग करने वाले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है, या इंडिया लेवल पर आप देखते हैं कि किसी अलग अलग तरह से जो है वो कुछ भी अयोध्या में दीपक जलाए जाते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो ये दर्ज होता है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1955 में जो था वो प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे क्वेश्चंस हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में तो पॉइंट टू पॉइंट एज सच पूछे जाएंगे, कोई भी गड़बड़ी कोई भी आगे पीछे क्वेश्चंस में नहीं करेगा, ऐसे पूछे जाएंगे, और पता होगा तो सही टिक कर आएंगे, नहीं होगा तो गलत कर देंगे। तो इसको ध्यान रखना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1955 में पब्लिश हुआ था। आगे बोलते हैं द पनामा कैनाल एन आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर 51 माइल वाटरवे इन पनामा कनेक्ट्स दी। तो बोलते हैं पनामा नहर जो कि पनामा में एक कृत्रिम जो है वो इस तरह की कोई जो है वो वाटरवे है जो कि 82 किलोमीटर या फिर माइल्स में बात करेंगे तो 51 माइल जो है वो है। ये जलमार्ग किसको किसके साथ जोड़ता है? अब देखो ध्यान रखना है कि किलोमीटर्स या फिर माइल्स ये दोनों अलग अलग यूनिट है, ठीक है, इनमें डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं पनामा कैनाल की। ये आर्टिफिशियल कैनाल है और ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से ज्वाइन करती है। ऑप्शन ए अटलांटिक ओशियन विद पैसिफिक ओशियन इसका सही आंसर होगा, या फिर कई बार पैसिफिक ओशियन और कैरिबियन सी ऑप्शन में होता है तो वो भी ध्यान रखना है, वो भी सही है। पैसिफिक ओशियन कैरिबियन सी को ये जोड़ती है। वैसे ही हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कैनाल्स जो है वो आती हैं। एक स्वीज कैनाल जो है वो आती है। स्वीज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी को जो है वो रेड सी से जो है वो जोड़ती है। वैसे ही हमारे पास एक कील कैनाल भी आती है, KIEL कैनाल। ये जो है वो नॉर्थ सी को बेलेटिक सी से जो है वो जोड़ती है, नॉर्थ सी को बेलेटिक सी से जो है वो जोड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है। और वैसे ही हमारे पास एक इर कैनाल भी आती है, ERIE कैनाल। ये अटलांटिक ओशियन को ग्रेट लेक से जो है वो जोड़ती है। इतना आप इन कैनाल्स के बारे में ध्यान रखें, ये नेशनल इंटरनेशनल जीके में जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, बोलते हैं रोशनी नादार मल्होत्रा चेयरपर्सन ऑफ IT सर्विस HCL टेक हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बोलते हैं कि ये जो रोशनी नादर मल्होत्रा है ये जो है वो चेयरपर्सन है IT सर्विस HCL कंपनी की। अब बोलते हैं इनको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये कौन सी कंट्री का अवार्ड है जिससे इनको सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस का अवार्ड है जिससे इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो ऐसा पूछा जाएगा, परंतु फ्रांस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम फ्रांकोइस बैरो जो है वो उनका नाम है। एक तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम ध्यान रखें। और फ्रांस के द्वारा जो था वो AI समिट हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक समिट हुई थी, AI एक्शन समिट इसको बोला गया था। ये जो था वो समिट जो था वो फरवरी महीने में हुई थी, 10 से 11 फरवरी के बीच में हुई थी। तो उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जो था वो अटेंड किया गया था इस समिट को। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो AI एक्शन समिट हुई थी उसको किसने होस्ट किया था? तो फ्रांस के द्वारा उसको होस्ट किया गया था। इंडिया की ओर से किसने अटेंड किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ जो था वो गए थे। एक ये आपने ध्यान रख लिया। दूसरा आप क्या ध्यान रखेंगे? दूसरा आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसको जो को होस्ट अभी कर रहा है, इसका जो प्रेसिडेंट है वो तो इंडिया है अभी, परंतु को प्रेसिडेंट इसका है वो कौन है? तो को प्रेसिडेंट इसका फ्रांस ही जो है वो इसका को प्रेसिडेंट जो है वो है, ठीक है। तो फ्रांस इसका को प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब की गई थी वो आप कमेंट कर बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो भी कमेंट कर बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं नॉर्मली हाउ मैनी टाइम्स ह्यूमन हार्ट बीट्स इन अ मिनट। तो बोलते हैं एक मिनट में सामान्य रूप से मानव का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अब आपको कमेंट कर इसका आंसर जो है वो बताना है कि एक मिनट में सामान्य रूप से
मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार जो है वो धड़कता है। और साथ में ध्यान रखिए कि टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको शाम को ही प्रोवाइड करवा दी गई थी अनसॉल्व्ड पार्ट की, और सॉल्व्ड पार्ट अभी हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया है, चाहे वो टेस्ट सीरीज का ग्रुप हो, चाहे वो आपका ऑल एग्जाम का ऑफिशियल ग्रुप हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो है वो आप अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। यहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी और बाकी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आपको दे दी जाती हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।